हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 के कुछ और टॉपिक्स को, जो कि है इंटरफेस पाइथन विद एसक्यूएल। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि पाइथन का जो इंटरफेस है वो एसक्यूएल के साथ में किस तरीके से होता है और किस तरीके से जो हम पाइथन के थ्रू एसक्यूएल में वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 वीडियो में देख ली थी और आज का ये जो हमारा इस चैप्टर का पार्ट 2 है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को। तो लास्ट वीडियो को जो हमने यहाँ पे एंड करा था, हम डिस्कस करने वाले थे किस तरह से जो है हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं रिजल्ट सेट से। तो यहाँ पे देखिए, हमने देखा था कि ये जो फंक्शन है इन तीन फंक्शंस की हेल्प से जो हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इन फंक्शंस को जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फैच ऑल फंक्शन को। तो देखिए, फैच ऑल फंक्शन की अगर हम बात करें तो फैच ऑल फंक्शन करता क्या है, जितने भी रोज़ आपके रिजल्ट सेट में होती हैं, मतलब कि अगर हम कहें सिंपल टर्म में, जितने भी रिकॉर्ड होंगे आपके रिजल्ट सेट के पास में, उन सबको जो ये टपल्स की फॉर्म में कंटेन करके रिटर्न करता है। मतलब कि इस फंक्शन की हेल्प से आप जितने भी रिकॉर्ड हैं उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। देखिए, यहाँ पे आप लोग कोड देख सकते हैं। यहाँ तक का कोड जो है मैं आपको ऑलरेडी समझा ही चुका हूँ कि किस तरीके से जो आप इंपोर्ट करते हैं माइस्क्यूएल कनेक्टर को, और उसके बाद में यहाँ पे जो है आप कनेक्ट फंक्शन लगाते हैं। फिर यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट देते हैं। 4 आर्ग्यूमेंट जो है वो मैंने आपको समझा दिए थे कि इन आर्ग्यूमेंट का काम क्या होता है। यहाँ पे देखिए, जिस डेटाबेस से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वो है स्कूल, और उसके बाद में हमने कर्सर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। देन यहाँ पे जो है क्वेरी को एग्जीक्यूट कराया है। तो क्वेरी एग्जीक्यूट कराने के बाद में जो रिजल्ट सेट है वो कर्सर ऑब्जेक्ट के पास आ गया है। अब देखिए, यहाँ पे क्या कराया मैंने, एक डेटा के नाम से मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है। कह सकते हैं ये भी एक डेटा ऑब्जेक्ट है जहाँ पे कि जो है हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए, कर्सर ऑब्जेक्ट को लगाया है मैंने और उसके बाद में फैच ऑल फंक्शन को लगाया है। तो फैच ऑल फंक्शन क्या करेगा, जो कर्सर ऑब्जेक्ट है उसके पास में जो रिजल्ट सेट है उसमें जितने भी रिकॉर्ड हैं उन सबको रिटर्न कर देगा डेटा ऑब्जेक्ट के पास में। इसके बाद में देखिए, काउंट के नाम से वेरिएबल लिया है और यहाँ पे कर्सर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए मैंने लिखा है रो काउंट। तो रो काउंट क्या करता है, ये जो है आपको काउंट करके बताएगा कि जो रिजल्ट सेट ऊपर से आया है उसमें कितने रिकॉर्ड हैं। मतलब कि कर्सर ऑब्जेक्ट के पास में जो रिजल्ट सेट है उसमें कितने रिकॉर्ड हैं। तो जितने भी रिकॉर्ड होंगे उनको ये काउंट करके आपको रिटर्न कर देगा। और इसके बाद फाइनली मैंने यहाँ पे जो है प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है। इसमें जो है मैंने प्रिंट कर दिया है कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है वो रिट्राइव हो रहे हैं। तो काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। तो काउंट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड है वो 5 है, तो यहाँ पे वैल्यू 5 आ जाएगी। और उसके बाद में डेटा ऑब्जेक्ट को जो है मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो डेटा ऑब्जेक्ट में क्या है, पूरा का पूरा एक टपल है, मतलब जितने रिकॉर्ड हैं वो टपल की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इस कोड को चलाएंगे तो आपको जो है कुछ इस तरीके से आउटपुट देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 आ रहा है और उसके बाद में देखिए टपल की फॉर्म में जो वो आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब कि जो एलिमेंट है वो तो हमारे टपल टाइप के हैं, लेकिन जो टपल टाइप के एलिमेंट्स हैं वो कंटेन किए हुए हैं एक लिस्ट के अंदर। मतलब कि हम कह सकते हैं यहाँ पे जो डेटा ऑब्जेक्ट है इसके पास में जो है पूरी एक लिस्ट आ रही है और उस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे वो हमारे टपल टाइप के रहेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका फैच ऑल फंक्शन वर्क करता है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो देखिए, इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं हम आइडियली में। तो देखिए, यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं स्क्रिप्ट मोड में आ गया हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ उस कोड को पेस्ट। ये मैंने यहाँ पे कोड को पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे जो है ये स्लैश आ रहा है, इसको हटा दे रहा हूँ। और अब जो है यहाँ पे सेव करते हैं, इसको नेम देता हूँ मैं इसको mydb.py। सेव कर लेते हैं और अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्कूल वाले डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा हूँ और मेरा पासवर्ड जो है वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। आप लोगों को जो है अपने कंप्यूटर पर रन कराते टाइम ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है आपका पासवर्ड होना चाहिए और जो भी डेटाबेस आपके कंप्यूटर में है वो डेटाबेस का नेम यहाँ पे होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड 5 आ गया है और यहाँ पे जो रिजल्ट सेट है वो हमारा पूरा लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है। और लिस्ट के अंदर क्या है, पूरा जो रिकॉर्ड है वो आपका टपल की फॉर्म में आ रहा है। देखिए, मैं आपको माइस्क्यूएल में दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो है मैं यूज़ कर लेता हूँ डेटाबेस को। स्कूल के नाम से डेटाबेस है मेरे पास और यहाँ पे जो मार्कशीट वाली टेबल है उसको डिस्प्ले कराता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो टेबल है इसकी जो रिकॉर्ड हैं, ये जो रिकॉर्ड हैं वो हमारे टपल की फॉर्म में वहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। हर एक रिकॉर्ड जो है वो अलग टपल की फॉर्म में आ रहा है और ये जो पूरा का पूरा रिजल्ट है वो यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि फैच ऑल फंक्शन जो है उसका काम क्या होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि जो रिकॉर्ड है इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा सिस्टमेटिक वे में भी डिस्प्ले करा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है लिस्ट के फॉर्म में आ रहे थे, तो
तो आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है आउटपुट में इस तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं, मतलब कि टपल वाइज जो है वो आप डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इस काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा कोड रहेगा। यहाँ तक जो कोड है वो आपका सेम ही है, यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं काउंट की वैल्यू को मैंने प्रिंट करा दिया है। और इसके बाद में जो डेटा ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, इसके पास में क्या है, पूरी एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर क्या है, टपल टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगा के इस डेटा वाले ऑब्जेक्ट में जो लिस्ट है उसके एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फॉर लूप लगा के मैंने लिख दिया फॉर रो इन डेटा। रो क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल का नेम है, आप वेरिएबल का नेम कुछ भी दे सकते हो और उसको यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है। तो जो भी एलिमेंट हम एक एक करके रो वाले के पास आएंगे और उसके बाद में जो है वो प्रिंट होते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे जो है आउटपुट में आपको इस तरीके से टपल वाइज रिकॉर्ड देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस काम को करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देंगे और यहाँ पे लूप लगा देंगे फॉर आई, लिख दीजिए वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैंने आई लिख दिया है, इन और मैं लिख दूंगा डेटा ऑब्जेक्ट को डेटा, और फिर प्रिंट कर दूंगा मैं आई को। जो भी वेरिएबल देंगे उसको आप प्रिंट कर देंगे। देखिए इसको सेव करके मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टपल वाइज जो है वो आपको रिकॉर्ड देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आप फॉर लूप का यूज़ करके टपल वाइज रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो इसको और ज़्यादा सिस्टमेटिक कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं इस तरीके से रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना, मतलब कि एक स्टूडेंट की डिटेल आए, मतलब कि उसका रोल नंबर आए, फिर उसका नेम आए, फिर उसके मार्क्स आए, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स आए और उसके बाद में टोटल डिस्प्ले हो। तो इस तरीके से भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए इस काम को करने के लिए यहाँ तक का जो कोड है वो आपका ऐसे ही रहेगा। और इसके बाद में देखिए मैंने जो है यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया और प्रिंट में जो है स्टार प्रिंट कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इसके बाद में इस तरीके से स्टार प्रिंट होके आए, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्टार प्रिंट करा दिए। इसके बाद में देखिए मैंने जो है डेटा वाले ऑब्जेक्ट से फॉर लूप लगा के डेटा को एक्सेस करा है और एक्सेस करते टाइम देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिए हैं और ये जो पार्ट है डबल कोड में डाला है जिससे कि ये ऐसे प्रिंट हो जाए। और फिर जो रो वाला वेरिएबल है उसके जीरो इंडेक्स को यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। तो जीरो इंडेक्स पे क्या होगा, एसआर नंबर होगा। देखिए मैं आपको टेबल को दिखाता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे इस टेबल को समझिए। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, जब हम एक्सेस करना है तो पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है वो हमारे टपल की फॉर्म में आ रहा है। तो टपल में देखिए जीरो इंडेक्स पे क्या होगा, एसआर नंबर होगा, वन इंडेक्स पे क्या होगा, एस नेम होगा, सेकंड इंडेक्स पे इंग्लिश, थर्ड पे मैथ, फोर्थ पे फिजिक्स, सिक्स्थ पे केमिस्ट्री और सेवन्थ पे सीएस और इसके बाद में एट्थ पे टोटल। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स वाइज जो है डेटा को प्रिंट कर रहा हूँ। देखिए जीरो को प्रिंट कर दिया, यहाँ पे वन को प्रिंट कर दिया, टू को करा, 3, 4, 5, 6, 7 सारे के सारे जो इंडेक्स हैं उनको मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। इंडेक्स जो है यहाँ पे शायद मैंने गलत काउंट कर लिए, आपके 7 इंडेक्स रहेंगे। तो इस तरीके से जो हम इंडेक्स वाइज डेटा को प्रिंट कर रहे हैं और उससे पहले जो है यहाँ पे स्ट्रिंग को हम प्रिंट कर दे रहे हैं, मतलब कि जो कॉलम का नेम है वो यहाँ पे हम इस तरीके से स्ट्रिंग के फॉर्म में दे रहे हैं, जिससे कि जो आउटपुट आए वो हमारा सिस्टमेटिक लगे। और यहाँ पे देखिए लास्ट में एक रिकॉर्ड प्रिंट होने के बाद में मैंने यहाँ पे जो है इस तरीके से अंडरस्कोर लगा के प्रिंट करा दिया है। तो आप जो है इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं जिससे कि जो नेक्स्ट रिकॉर्ड आएगा उससे पहले जो है आपको एक लाइन इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए जल्दी से इसको भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। देखिए इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब चलते हैं आइडियली में। देखिए यहाँ पे जो इस कोड को मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ और इसके बाद में रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में जो हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से जो हमारा फैच ऑल फंक्शन वर्क करता है और इसकी हेल्प से जो आप सिस्टमेटिक वे में रिजल्ट को किस तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फंक्शन को, जो कि है फैच वन। तो देखिए फैच वन जो फंक्शन है वो आपको एक बार में एक रिकॉर्ड ही रिटर्न करके देता है, मतलब जो भी रिजल्ट सेट है उसमें से एक बार में एक ही रिकॉर्ड को जो है एज ए टपल ये रिटर्न करता है। और यहाँ पे इस फंक्शन के बारे में एक चीज़ याद रखना कि जब पहली बार आप इसको यूज़ करेंगे तो ये जो है पहला रिकॉर्ड रिटर्न करेगा और सेकंड टाइम जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये जो है नेक्स्ट रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा। मतलब कि मान लीजिए टेबल है आपके पास में, तो इस टेबल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने फैच वन को लगाया है और यहाँ पे रो काउंट लगाया। तो रो काउंट का वर्क मैं आपको समझा चुका हूँ। तो जब हमने यहाँ पे फैच वन को यूज़ कराया तो ये क्या करेगा, पहला जो रिकॉर्ड है वो यहाँ से एक्सेस कर लेगा। मतलब कि ये जो रिजल्ट सेट है पूरा कर्सर ऑब्जेक्ट के पास में, इसमें से जो है ये पहले वाले रिकॉर्ड को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे जो रो काउंट है वो देखिए मैंने फैच वन के बाद लगाया है, तो यहाँ पे ये डिस्प्ले करेगा एक रो, मतलब कि एक रो को जो है इसने फैच किया है।
अब देखिए यहाँ पे जो है काउंट की और डेटा वाले वेरिएबल को मैंने प्रिंट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है डेटा वाले वेरिएबल में मैंने fetch वन वाले फंक्शन का रिजल्ट स्टोर किया है। तो जैसे ही इसको प्रिंट कराऊंगा तो आउटपुट में देखिए 1 देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड है और पहली वाली जो रो थी वो आपको टपल के फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद में fetch वन को अगर आप सेकंड टाइम यूज करते हैं तो ये पहली वाली रो को एक्सेस ना करके क्या करेगा, नेक्स्ट वाली रो को करेगा, मतलब कि जो सेकंड वाली रो होगी उसको एक्सेस करेगा। और इसके बाद में रो काउंट लगाएंगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रो आएंगी वो 2 आ जाएंगी। यहाँ पे आप लोग आउटपुट में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रो जो आ रही हैं वो 2 आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे सेकंड रो इसने रिट्राइव कर दी है। और आउटपुट में आप लोग देख सकते हैं जो सेकंड वाली रो है वो यहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके से जितनी बार भी fetch वन को आप यूज़ करेंगे ये नेक्स्ट रो को जो है आपको रिटर्न करके दे देगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए जल्दी से इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया है, अब चलते हैं आइडियल में। देखिए यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ उस कोड को। ये मैंने पेस्ट कर दिया है, इसको सेव कर देता हूँ Ctrl+S से और अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहली बार में जो है इसने फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड करा है और सेकंड टाइम में जो है इसने सेकंड रिकॉर्ड को रीड करा है। तो इस तरीके से जो है fetch वन फंक्शन क्या करता है, एक बार में एक ही रिकॉर्ड को रीड करता है। तो आई होप आप लोग को fetch वन फंक्शन भी समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं fetch many फंक्शन की। तो देखिए fetch many फंक्शन की अगर हम बात करें तो इस फंक्शन की हेल्प से अगर आप चाहें तो एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रिकॉर्ड को फैच कर सकते हैं। मतलब कि एक टेबल में से आप चाहते हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड को एक्सेस करना तो आप fetch many फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें fetch many फंक्शन की तो ये भी जो है आपको रिटर्न करता है रिजल्ट टपल की फॉर्म में। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे जो भी नंबर आप देंगे अगर मान लीजिए उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपके टेबल में नहीं है तो ये जो है आपको एम्प्टी टपल रिटर्न कर देगा। तो इसको यूज़ करने की बात करें तो किस तरीके से यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने यूज़ करा है fetch many और यहाँ पे देखिए मैंने 3 लिख दिया है। तो 3 का मतलब ये हुआ कि जो टेबल है इसमें से ये जो है 3 रिकॉर्ड को ही रीड करेगा, मतलब कि स्टार्टिंग के जो 3 रिकॉर्ड होंगे उनको ये रीड कर लेगा। और रीड करने के बाद में देखिए यहाँ पे डेटा वाले ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे रो काउंट को अगर हम लगाएंगे तो ये बताएगा कि 3 रिकॉर्ड्स को जो है वो आपने रीड करा है। और डेटा वाला जो वेरिएबल है इसमें से अगर हम एक्सेस करते हैं लूप की हेल्प से तो इस तरीके से हमें आउटपुट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। तो चलिए जल्दी से इसको भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ये कॉपी हो गया। अब चलते हैं आइडियली में। देखिए यहाँ पे जो है कोड को पेस्ट कर रहा हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में 3 रिकॉर्ड देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप आप लोग को fetch many फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। तो अब जो है हमने तीनों फंक्शन डिस्कस कर लिए हैं, मतलब कि fetch all, fetch वन और fetch many तीनों ही फंक्शन डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो इन्वायरमेंट है उसको हम क्लीन कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट को क्लीन करने की अगर हम बात करें तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लोज फंक्शन लगा सकते हैं, जैसा कि हम लोग जो है फाइल हैंडलिंग में करते थे। तो आई होप आप लोग को इतनी चीज़ें समझ में आगे होंगी। अब देखिए हम बात करते हैं कि अगर हम चाहें तो डेटाबेस को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं पाइथन की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए इसको भी मैं बता देता हूँ। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए आप जो है कर्सर ऑब्जेक्ट का यूज़ करके एग्जीक्यूट फंक्शन लगाएंगे और एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर जो है आप उस क्वेरी को लगा देंगे जो कि हम एसक्यूएल में लिखते थे। मतलब कि जो MySQL में हम क्वेरी लिखते थे क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद में डेटाबेस का नेम वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे इसको लिख के आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो आपका डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको आपको चला के भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो मान लीजिए मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो एग्जीक्यूट फंक्शन है यहाँ पे लगा दूंगा क्रिएट डेटाबेस। मैं लिखूँगा क्रिएट डेटाबेस और यहाँ दे दूंगा डेटाबेस का नेम। सपोज कि मैं चाहता हूँ डेटाबेस क्रिएट करना कंपनी के नाम से। और यहाँ पे देखिए MySQL में आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी के नाम से डेटाबेस ऑलरेडी है या नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो डेटाबेसेस, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के नाम से कोई भी डेटाबेस नहीं है। अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अगर आप चाहें तो इसके बाद में मैसेज दे सकते हैं कि जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो तो उसके बाद मैसेज आ जाए कि डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। मैंने यहाँ पे मैसेज नहीं दिया है तो आउटपुट में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। देखिए रन करता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो गई है और आउटपुट में कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है मैंने कोई भी मैसेज नहीं दिया था। अब यहाँ पे जो हम MySQL में चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंपनी के नाम से डेटाबेस आ चुका है, ये जो हमारा ऊपर आ रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से जो है आप पाइथन का यूज़ करके डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं।
अब अगर हम बात करें कि टेबल्स को क्रिएट कैसे करेंगे हम पाइथन का यूज़ करके, तो टेबल्स को भी आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए टेबल्स को क्रिएट करने के लिए आपको जो है इस तरीके से कमांड लिखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ तक का जो कोड है वो आपका सेम ही है। इसके बाद में देखिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, तो वेरिएबल का नेम मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ही ले लिया है। अगर आप चाहें तो कोई और वेरिएबल का नेम भी ले सकते हैं। और इसके बाद में आप लिखेंगे क्रिएट टेबल, मतलब जो कमांड है आपकी वो पूरी की पूरी कमांड जो है वो आप इस वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे फील्ड के नेम दे देंगे। जैसे कि मेरे टेबल में मैं चाहता हूँ नेम वाला फील्ड, और यहाँ पे इसका डेटा टाइप दे दिया है। जैसे जो काम हम माइस्क्यूएल में कर रहे थे बिल्कुल सेम काम आप यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद में सेकंड फील्ड, उसका डेटा टाइप, थर्ड फील्ड और उसके बाद में उसका डेटा टाइप, मतलब जितने भी फील्ड आप रखना चाहते हैं इस तरीके से आप दे देंगे। और उसके बाद में जो आपने वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करा है इसको जो है आप इस तरीके से कर्सर ऑब्जेक्ट का यूज़ करके एग्जीक्यूट करवा देंगे। अगर आप चाहें तो एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर ये पूरी की पूरी क्वेरी लिख सकते थे, मतलब कि ये जो क्वेरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर आप टाइप कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो किसी वेरिएबल के अंदर रख के इस तरीके से बाद में उस वेरिएबल को एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैंने वेरिएबल वाला मेथड यूज़ करा है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है कि जैसे ही हमारा ये प्रोग्राम रन हो तो मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि जो आपकी टेबल है वो क्रिएट सक्सेसफुली हो गई है। तो जैसे इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो मुझे जो है इस तरीके से आउटपुट देखने को मिल जाएगा और टेबल जो है वो हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, जिससे कि टाइम जो है वो हमारा वेस्ट ना हो टाइपिंग में। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब चलते हैं आइडियली में। देखिए यहाँ पे करते हैं तो उस कोड को जो है मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, मतलब कि पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहले मैं आपको जो है उस डेटाबेस को सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हमारी टेबल है या नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ यूज़ कंपनी, और यहाँ पे करता हूँ मैं शो टेबल्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एम्प्टी सेट लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि इस डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल नहीं है। अब जो है पाइथन से मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ टेबल को। तो यहाँ पे देखिए मैंने कोड लिख दिया है और यहाँ पे डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। डेटाबेस है हमारा कंपनी, कंपनी वाला डेटाबेस मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से ऑब्जेक्ट लिया है और उसके अंदर इस तरीके से मैंने जो है यहाँ पे कोड डाल दिया, मतलब जो कमांड है उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है और उसके बाद में इस वेरिएबल को एग्जीक्यूट करा दिया है। तो देखिए इसको सेव करके मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैसेज आ गया है टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैं आपको माइस्क्यूएल में दिखाता हूँ कि टेबल हमारी क्रिएट हुई या नहीं हुई। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो टेबल्स वाली कमांड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट वाली टेबल आ गई है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आप जो है टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं माइस्क्यूएल में पाइथन की हेल्प से। अब बात करते हैं कि अगर हम चाहें तो टेबल में डेटा किस तरीके से इंसर्ट करेंगे पाइथन की हेल्प से। तो देखिए डेटा इंसर्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ तक का जो कोड है वो आपका सेम ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए उस डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेंगे जिसके अंदर वो टेबल है जिसमें कि आप डेटा डालना चाहते हैं। तो इस तरीके से इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद में देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे आप, मतलब यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे। मैंने यहाँ पे डेटा के नाम से ले लिया है और यहाँ पे देखिए मैंने जो है लिख दिया इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू हम जो माइस्क्यूएल में लगाते थे वही कमांड हमें यहाँ पे भी लगानी है। और इसके बाद में टेबल का नेम रहेगा, फिर यहाँ पे आप फील्ड देंगे जिनमें कि आप डेटा डालना चाहते हैं। देन यहाँ पे वैल्यूज़ लिख के इस तरीके से %s लगा देंगे, मतलब जितने फील्ड आपने यहाँ पे दिए हैं उतने ही यहाँ पे % लगा देंगे। और इसके बाद में यहाँ पे आप टपल फॉर्म करेंगे और इस टपल के अंदर आप वैल्यू दे देंगे जो कि आप इस टेबल में डालना चाहते हैं। जैसे कि मैंने जो है पहली वैल्यू दिया अजय, जो कि मेरा नेम रहेगा, 1 दिया है मैंने रोल नंबर और 10 दिया यहाँ पे क्लास। तो इस तरीके से आप वैल्यू यहाँ पे दे देंगे। तो जो % आपने यहाँ पे लगाई है क्या करेंगे, पहली वैल्यू को नेम में डाल देंगे, सेकंड को रोल नंबर डाल देंगे और थर्ड को जो है वो क्लास में डाल देंगे। इस तरीके से जो आपका काम हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इस चीज़ को डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं, फिर आपको इस तरीके से लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये आपके ऊपर आप जो है किस तरीके से करना चाहते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो एग्जीक्यूट फंक्शन लगेगा, यहाँ पे पहला वाला जो ऑब्जेक्ट आएगा वो तो आपका डेटा वाला आएगा जिसमें कि आपने इंसर्ट इनटू लिखा था वो आएगा, और सेकंड ऑब्जेक्ट आपका वो आएगा जो कि आपने यहाँ पे टपल बनाया है। तो इस तरीके से आप डाल देंगे। और इसको डालने के बाद में देखिए यहाँ पे कमिट फंक्शन होता है जो कि आपको लगाना पड़ेगा। अब कमिट फंक्शन का काम क्या होता है, देखिए जो कमिट फंक्शन होता है
वो ये इंश्योर करता है कि जो भी आपने वर्क करा है वो आपका परमानेंटली हो जाए। तो इस तरीके से आपको कमिट फंक्शन भी लगाना पड़ेगा, और कमिट फंक्शन जो है वो आप लगाएंगे पहले वाले ऑब्जेक्ट की हेल्प से, जो कि आपने जो है माइस्क्यूएल कनेक्टर को कनेक्ट करते टाइम जो ऑब्जेक्ट बनाया था उस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद में जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आपकी क्वेरी जो है सक्सेसफुली रन हो जाएगी, और जो डेटा है वो आपका टेबल में आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से डेटा आपके टेबल में चला जाएगा। तो चलिए मैं जो है इसको भी आपको चला के दिखा देता हूँ। देखिए इसको जो है मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब चलते हैं आइडियली में। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे उस कोड को मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया है, और यहाँ पे जो है डेटाबेस का नेम मैं चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा डेटाबेस जो है वो कंपनी के नाम से है। ये मैंने चेंज कर दिया। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैसेज मिल गया, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब देखिए मैं आपको माइस्क्यूएल में दिखा देता हूँ कि डेटा वहाँ पे पड़ा या नहीं पड़ा। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ कमांड में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक रिकॉर्ड पड़ गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से जो आप टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं पाइथन की हेल्प से। अब देखिए अगर हम बात करें कि हम चाहते हैं कि जो डेटा इंसर्ट हो रहा है टेबल में वो यूज़र एंटर करे, मतलब कि यहाँ पे ना दें, हम यूज़र से एंटर करवाएं। जैसे हमारा प्रोग्राम रन हो तो वहाँ पे यूज़र टाइप करे कि क्या डेटा एंटर होना है। तो इस काम को भी आप कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है आपने डेटा के नाम से एक वेरिएबल लिया, और उसके बाद में जो है फील्ड के नेम आ गए, फिर यहाँ पे वैल्यूज़ करके इस तरीके से लिख दिया। देन यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 3 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, मतलब जितने भी आपके फील्ड हैं टेबल में उतने वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और उनमें जो है आप यूजर से इनपुट ले लेंगे, और जिस टाइप की वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है उसी टाइप की वैल्यू आप यहाँ पे इनपुट करवाएंगे। देखिए यहाँ पे एस नेम में जो है करेक्टर टाइप की वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पे देखिए इनपुट लिख दिया डायरेक्टली। और यहाँ पे देखिए एस एज में इंटीजर टाइप की चाहिए तो मैंने इंट लिखा है, और क्लास में भी देखिए इंटीजर टाइप की चाहिए तो मैंने इंट लिख दिया है। तो इस तरीके से 3 वेरिएबल्स में जो है आप इनपुट करा लेंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ फील्ड आपके टेबल में है उतने वेरिएबल लेके आप यहाँ पे वैल्यू एंटर करवा लेंगे। और एंटर करवाने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से एक टपल क्रिएट करेंगे, और टपल के एलिमेंट में जो है इन वेरिएबल्स को रख देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने ये वेरिएबल्स डाल दिए हैं, और उसके बाद में यहाँ पे एग्जीक्यूट फंक्शन में जो है जैसे हमने पहले करा था कि पहले वाला ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा टपल था वो आ जाएगा, मतलब सेकंड वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देन हम यहाँ पे कमिट फंक्शन लगा देंगे। तो जैसे इस कोड को आप रन कराएंगे तो यूजर को क्या होगा, वहाँ मैसेज मिलेगा कि डेटा एंटर करने के लिए, और जो भी डेटा वो एंटर करेगा वो आपका टेबल में पड़ जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसको भी चला के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं आइडियली में। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे जो है उस कोड को मैं पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब जो मैं इसको रन कराता हूँ, और यहाँ पे देखिए हम जो डेटाबेस का नेम चेंज कर दे रहे हैं, कंपनी। सेव करते हैं इसको और रन करते हैं। तो देखिए अभी तक क्या था, हमारे टेबल में एक ही रिकॉर्ड था। अब इसके बाद में जो भी रिकॉर्ड हम एंटर करेंगे वो वहाँ पे आ जाएगा। देखिए रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमसे मांग रहा है स्टूडेंट नेम, मैं एंटर कर देता हूँ। सपोज कि मैं कर देता हूँ रवि। इसके बाद में देखिए एज मांग रहा है, सपोज कि मैं यहाँ पे 16 दे देता हूँ। इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्लास मांग रहा है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 12th कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। एरर क्या आ रहा है कि जो हमारा थर्ड वाला वेरिएबल है उसका डेटा टाइप हमने इंटीजर लिया था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू मैंने स्ट्रिंग फॉर्म में दे दी। तो दोबारा से इसको रन करते हैं। दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ और सही से वैल्यू देता हूँ। यहाँ पे देता हूँ मैं रवि, यहाँ पे देता हूँ एज में 16, एंड यहाँ पे कर देता हूँ 12, जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में रहेगा। एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कोई भी मैसेज नहीं आया है, मतलब कि जो हमारा डेटा है वो सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैसेज भी डिस्प्ले करा सकते थे, मतलब कि लास्ट में यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करा सकते थे कि जो डेटा है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। तो चलिए माइस्क्यूएल में मैं आपको टेबल को दिखा देता हूँ कि इसके अंदर ये डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे टेबल को डिस्प्ले कराते हैं अगेन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेकंड वाला रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो चुका है। और यहाँ पे देखिए अगर आप चाहते हैं मल्टीपल रिकॉर्ड को ऐड करना, तो आप क्या कर सकते हैं, इस कोड को लूप के अंदर डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लूप फॉर आई इन रेंज 5। सपोज कि इस कोड को मैं 5 टाइम चलाना चाहता हूँ, मतलब कि मुझे 5 स्टूडेंट की डिटेल एंटर करनी है। तो यहाँ पे जो है मैंने 5 टाइम के लिए लूप लगा दिया है। कॉलन लगाते हैं और ये जो कोड है इसको यहाँ पे इंडेंटेशन में ले लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने लूप के अंदर डाल दिया है। अब देखिए मैं इसको रन कराता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डिटेल मांग रहा है, मैं एंटर कर देता हूँ। मान लीजिए अजय, एज 15 दे दे रहा हूँ, और क्लास यहाँ पे 10th। फिर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का नेम मांग रहा है, फिर यहाँ कर देता हूँ एंटर, मोहित। फिर यहाँ पे एज मांग रहा है 16,
एंड यहाँ पे 10th। इसके बाद में फिर नेम मांग रहा है, अभिषेक कर दिया। फिर यहाँ एज मांग रहा है 18, 12th। फिर नेम मांग रहा है, कर देंगे यहाँ पे सोहित, 17 एंड 12th। इसके बाद अगेन मांग रहा है, फिर कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 17 कर दे रहा हूँ इसकी एज, और यहाँ पे कर देता हूँ क्लास 12th। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा डेटा पड़ गया है, मतलब 5 स्टूडेंट का डेटा मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब देखिए MySQL में टेबल को चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले करा लेते हैं टेबल को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जितने लोगों का मैंने डेटा डाला था वो यहाँ पे आ चुका है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको और ज़्यादा फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ करके कंडीशन बेस्ड भी कर सकते हैं, मतलब कि ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं कि बाय प्रेस किया जाए तो और रिकॉर्ड एंटर करे, और एंड प्रेस कराया जाए तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाए, जो कि आपको ऑलरेडी पता ही होंगे कि किस तरीके से आप कंडीशंस को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने बेसिकली आपको आइडिया दे दिया है कि किस तरीके से आप मल्टीपल रिकॉर्ड को एंटर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से जो आप पाइथन का यूज़ करके जो आपकी टेबल्स होती हैं एसक्यूएल की, उनमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में थे इस चैप्टर में वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और स्टूडेंट इसी के साथ जो है वो आपका क्लास 12th का सिलेबस भी फिनिश हो गया है। जितना भी सिलेबस था आपका क्लास 12th का वो सारा का सारा मैंने फिनिश करा दिया है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो सिलेबस है वो आपको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में प्रोवाइड किया गया है। कोई भी चीज़ आपकी यहाँ पे स्किप नहीं की गई है। अगर आप इस सिलेबस को अच्छे से कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में नहीं बचेगा। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अब जो हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, जिससे कि जो है आपके एग्जाम की और ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।